बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मॉडल पेपर 2025 सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। ये आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। सॉल्यूशन गिवन। 125 को आपने ऐसे लिखना है कि 3 कैंसिल हो जाए। 25 को आपने ऐसे लिखना है कि 2 कैंसिल हो जाए। 64 को ऐसे लिखना है कि 3 कैंसिल हो जाए। 8 को ऐसे लिखना है कि 3 कैंसिल हो जाए। 125 कैन बी रिटन एज 5 रेज टू पावर 3 होल पावर 1/3। 25 कैन बी रिटन एज 5 रेज टू पावर 2 होल पावर 1/2। 64 कैन बी रिटन एज 4 रेज टू पावर 3 होल पावर 2/3 and 8 can be written as 2 raised to power 3 whole power 2/3 overall whole power -2/3। याद रहे कि पावर और होल पावर का आपस में ताल्लुक होता है मल्टीप्लाई का, यानी कि पावर और होल पावर आपस में क्या होती हैं, मल्टीप्लाई होती हैं। मीन 3 और 1/3 क्या होगा, आपस में मल्टीप्लाई होगा। इस तरह ये जो पावर है, ये होल पावर, ये भी आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई होंगी। और ये पावर, ये होल पावर, ये दोनों आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई होंगी। इसी तरह ये जो पावर है, ये जो होल पावर है, ये आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई होंगी। अब यहां से देखें, 3 3 से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचा, 5 रेज टू पावर 1 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 1 प्लस 4 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 2 रेज टू पावर 2 और होल पावर -2/3। 5 रेज टू पावर 1 मीन 5, 5 रेज टू पावर 1 मीन 5, 5 मल्टीप्लाई 5 25, 4 रेज टू पावर 2 16, 16 6 आर 96, 2 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 4। 25 96 और 4 को ऐड करें तो 125 होल पावर -2/3। 125 कैन बी रिटन एज 5 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय -2/3। 3 3 से कैंसिल, तो हमारे पास क्या आएगा, 5 रेज टू पावर -2, 5 रेज टू पावर -2 नीचे आके क्या हो जाएगा, 5 रेज टू पावर +2 हो जाएगा। 5 रेज टू पावर 2 मीन्स 25। 1/25 दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ वाला पार्ट। इफ x इक्वल टू 1, 3, 9 और y सेट है हमारे पास 3, 5, 7 एंड z सेट है जिसके एलिमेंट है 3, 5, 7, 9, 11। देन यूजिंग वेन डायग्राम का इस्तेमाल करते हुए प्रूव दैट, साबित कीजिए x यूनियन y इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू x यूनियन y इंटरसेक्शन x यूनियन z, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर मल्टीप्लिकेशन। ये हमने प्रूफ करना है। वेन डायग्राम क्या होती है, अगर यूनिवर्सल सेट को आप रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करें और यूनिवर्सल सेट के जो सबसेट है उनको रेक्टेंगल के अंदर क्लोज फिगर से ज़ाहिर किया जाए तो रिजल्टिंग डायग्राम को वेन डायग्राम कहते हैं। सॉल्यूशन गिवन, हमारे पास सेट x है जिसके एलिमेंट है 1, 3, 9 और एक सेट y है जिसके एलिमेंट है 3, 5, 7 और एक सेट है z जिसके एलिमेंट है 3, 5, 7, 9, 11। हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x यूनियन y इंटरसेक्शन z। अब आपने क्या करना है, वेन डायग्राम कंस्ट्रक्ट करनी है। सबसे पहले आपने रेक्टेंगल बनानी है, ठीक है। रेक्टेंगल बनाने के बाद फिर आपने सेट्स x y z को सर्कल के जरिए रिप्रेजेंट करना है। ये जो सेट्स हैं इनको रेक्टेंगल के अंदर किसी भी क्लोज फिगर से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन अमूमन जो हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। तीनों सेट्स में देखें ये 3 3 3 कॉमन है और y के सारे एलिमेंट z में है, ठीक है। अब सबसे पहले सेट x है, इसको आपने ये ड्रॉ कर लिया, ये सेट x है और ये सेट हमने z ले लिया और y को इसके अंदर हमने ड्रॉ करना है। क्यों, क्योंकि y z का सबसेट है। अब इन तीनों में देखें कॉमन क्या है, 3 3 इधर आ जाएगा, ठीक है। और जो 9 है, 9 एक्चुअली x और z में कॉमन है तो यहां आ जाएगा, ठीक है।
और y के जो एलिमेंट है 3 और 5 7 इधर लिख दी है। इस तरह जो x के एलिमेंट है 9 लिख लिया, 3 भी लिख लिया हमने, और 1 को आपने इस तरफ लिख लेना है क्योंकि 1 इनमें किसी के साथ कॉमन नहीं है। इसी तरह ये z का जो एलिमेंट है 11 इन सेट्स में किसी के साथ कॉमन नहीं है तो ये सेपरेट आएगा। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड में देखें, सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट में क्या आ रहा है, y इंटरसेक्शन z। y इंटरसेक्शन z मतलब ये y है और ये z है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, ये y। तो आपने y को क्या करना है, y को हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट कर देना है। अब आपने इसकी x के साथ यूनियन लेनी है। x हमारे पास ये पूरा सेट है और y इंटरसेक्शन z ये वाला सेट है, तो इन दोनों की यूनियन लेंगे, मींस ये पूरा एरिया भी आएगा और ये भी एरिया आ जाएगा। तो ये पूरा जो x यूनियन y इंटरसेक्शन z जो है, इसको आप जाहिर करेंगे वर्टिकल लाइन से। ये आपने वर्टिकल लाइन से जाहिर कर दिया है। ठीक है, तो ओवरऑल हमारे पास x यूनियन y इंटरसेक्शन z की फिगर क्या बनेगी, ये वर्टिकल लाइन और ये जो लाइन हमारे पास ओवरले हो रही है। ओवरले का मतलब होता है कि जहां हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर वर्टिकल लाइन आ जाए। वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन जब एक दूसरे के ऊपर आए तो उस पोर्शन को बोलते हैं ओवरले। तो ये हमारे पास ओवरले है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन की। तो आपने यही चीज़ लिख देनी है या थ्योरी में। y इंटरसेक्शन z रिप्रेजेंट करता है हॉरिजॉन्टल लाइन को और x यूनियन y इंटरसेक्शन z जो है ये रिप्रेजेंट करता है वर्टिकल लाइंस को एंड ओवरले ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। अब देखें y इंटरसेक्शन z जो है ये रिप्रेजेंट करता है हॉरिजॉन्टल लाइन को, यानी कि ये रीजन आएगा, ये वाला रीजन है। हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये रिप्रेजेंट करती है y इंटरसेक्शन z को। अब x यूनियन y इंटरसेक्शन z ये जो पूरा सेट है ये रिप्रेजेंट करता है वर्टिकल लाइन को। ठीक है, एंड ओवरले ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन, यानी कि ये वाला वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑलरेडी हमने ड्रा की थी, तो यहाँ अपने वर्टिकल लाइन ड्रा कर लेनी। ये वर्टिकल इधर भी ड्रा करनी है और इधर भी ड्रा कर लेनी है, यानी कि ये जो पूरा सेट है ये वाला इसको और इस वाले रीजन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसका नाम रख लिया हमने फिगर फर्स्ट। अब हमने राइट हैंड साइड ले ली है। राइट हैंड साइड क्या है, x यूनियन y इंटरसेक्शन x यूनियन z। आपने फिर वेन डायग्राम बना लेनी है। सिमिलरली जिस तरह पहले आपने वेन डायग्राम बनाई है वैसे ही आपने वेन डायग्राम बना लेनी है और एलिमेंट को यहाँ शो कर लेना है। अब सबसे पहले आपने x यूनियन y क्या है, ये x है और ये y है। ठीक है, तो इनका यूनियन में कौन सा एरिया आएगा, x का पूरा एरिया आएगा और y का एरिया आ जाएगा, यानी कि x यूनियन y को आपने हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट कर देना है। ठीक है, अब x यूनियन z ये सारा x है और ये सारा z है, यानी कि आपने क्या करना है, x यूनियन z का मतलब है आपने कंप्लीट सारी फिगर को वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करना है। यहाँ जो x यूनियन y है ये रिप्रेजेंट करता है हॉरिजॉन्टल लाइन को और x यूनियन z जो है ये ज़ाहिर करता है वर्टिकल लाइन को, यानी x यूनियन z ये सारे पे वर्टिकल लाइन आपने ड्रॉ कर लेनी है। अब देखें हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन में कॉमन पोर्शन कौन सा है, कॉमन पोर्शन वो है जो ओवरले है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का, यानी कि ये वाला पोर्शन जो जहाँ डबल लाइनें हैं, जहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन भी है और वर्टिकल लाइन भी है, ये है x यूनियन y इंटरसेक्शन x यूनियन z का। इसका नाम रख लिया फिगर 2। फ्रॉम फिगर 1 एंड 2, फिगर 1 और 2 की मदद से वी गेट, यानी कि आप x यूनियन y इंटरसेक्शन z का रीजन और x यूनियन y इंटरसेक्शन x यूनियन z का दोनों का रीजन सेम है, तो मीन्स हम कहेंगे ये और ये इक्वल है। हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट, द अटैच्ड फिगर shows the position of 3 points A, B and C। ये 3 पॉइंट्स A, B, C एक दूसरे के साथ अटैच हैं दी गई फिगर में। स्टेट द बेरिंग ऑफ B फ्रॉम A, हमने B का बेरिंग निकालना है A से, फिर हमने A का बेरिंग निकालना है B से, फिर B का बेरिंग निकालना है C से और C का बेरिंग निकालना है B से। सबसे पहले बेरिंग क्या होता है, जो एंगल
नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया जाए स्पेसिफिक लाइन तक, उसे बेरिंग कहते हैं। जो गिवन फिगर है सबसे पहले उसको आपने ड्रा कर लेना है। गिवन फिगर को आप ड्रा करेंगे। गिवन फिगर में हमारे पास 40 का एंगल दिया हुआ है, 30 का एंगल दिया हुआ है, 110 का एंगल दिया हुआ है और 40 का एंगल दिया हुआ है। मैं ये एंगल दिया हुआ है, ये एंगल हमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। ये डायरेक्शन उसने गिवन थी। ये बी पे आपने नॉर्थ डायरेक्शन ड्रा कर लेनी है और सी पे भी आपने नॉर्थ डायरेक्शन ड्रा कर लेनी है। ठीक है, ये एंगल बराबर होता है, ये 40 है तो ये भी क्या होगा 40 डिग्री। इसी तरह ये वाला एंगल, ये एंगल और ये वाला एंगल, ये सारा एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल और ये एंगल इक्वल है। ठीक है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल कितना है 40 + 30 70 मीन्स ये वाला एंगल होगा 70 डिग्री। हमने अपनी फिगर को कंप्लीट कर लिया है। अब हम 1 बाय 1 इसके पार्ट फाइंड करते हैं। फर्स्ट पार्ट, बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए। आपने बी का बेरिंग निकालना है ए से। बी और ए लाइन सेगमेंट तक आपने नॉर्थ से एंगल देखना है कितना है। तो ये हमें गिवन था, ये 40 डिग्री है तो ये हमने लिख लिया 40 डिग्री। ये जो 40 डिग्री है ये एक्चुअली क्या है, ये बी का बेरिंग है फ्रॉम ए से, यानी कि इस नॉर्थ लाइन से। अब सेकंड पार्ट है बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी। अब हमने ए का बेरिंग निकालना है फ्रॉम बी से। बी पे जो नॉर्थ लाइन है यहां से एंगल मेजर करना है, कहां तक, ए बी लाइन सेगमेंट तक। ए बी लाइन सेगमेंट ये है तो यहां से लेके यहां तक आपने एंगल मेजर करना है। अब देखें, यहां से लेके यहां तक ये एंगल होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री और ये एंगल 40 है तो 180 डिग्री + 40 तो ये हमारे पास यहां से लेके यहां तक एंगल आ जाएगा। मींस हमारे पास बेरिंग आ गया, बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी 180 डिग्री + 40 डिग्री 220 डिग्री। हमने ए का बेरिंग निकाल लिया है 220 डिग्री। अब थर्ड पार्ट है हमारा बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम सी। ये सी पे जो आपकी नॉर्थ डायरेक्शन है यहाँ से आपने एंगल को मेजर करना है। कहाँ तक एंगल को मेजर करना है, बी सी लाइन सेगमेंट तक। बी सी लाइन सेगमेंट कौन सा है, ये बी सी लाइन सेगमेंट है। यहाँ तक आपने एंगल, यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल को मेजर करना है। देखो ज़रा, ये एंगल 70 था, ये भी 70 मीन यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर करना है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक 180 डिग्री, ये 70, ये 40, इन तीनों को आपने प्लस कर लेना है। यानी कि 180 डिग्री + 70 + 40 = 290 डिग्री। ये हमारे पास बेरिंग आ गया है बी का फ्रॉम सी से। अब हमारे पास 4 पार्ट है बेरिंग ऑफ सी फ्रॉम बी। अब बी पे जो नॉर्थ डायरेक्शन है, बी पे ये नॉर्थ डायरेक्शन है, यहाँ से एंगल मेजर करना है बी और सी। बी और सी लाइन सेगमेंट कौन सा है, ये बी और सी लाइन सेगमेंट ये है। यहाँ से लेके यहाँ तक आपने एंगल मेजर करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये एंगल कैसे आप मेजर करेंगे, ये एंगल आप मेजर करेंगे, देखना ध्यान से देखना है। ये वाला एंगल आपके पास 110 दिया हुआ है। ठीक है, ये एंगल मेजर करना है। यहाँ से लेके यहाँ तक ऑलरेडी हम एंगल निकाल चुके हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल हम निकाल चुके हैं 220 डिग्री। यहाँ से लेके यहाँ तक 220 डिग्री है और ये एंगल हम जानते हैं 110 डिग्री। और ये एंगल क्या आएगा, 220 डिग्री में से 1 डिग्री माइनस करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल आ जाएगा। मीन 220 डिग्री - 110 डिग्री = 110 डिग्री। तो ये हमारे पास 110 डिग्री क्या है, ये सी का बेरिंग है फ्रॉम बी से। तो ये क्वेश्चन आपका बेटा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट, फॉर ए = 1, 2, 3। एक सेट दिया हुआ ए जिसके एलिमेंट है 1, 2, 3। एक सेट बी है जिसके एलिमेंट है 3, 4। ए पार्ट, लिस्ट ऑल द ऑर्डर पेयर्स ऑफ द कार्टियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के तमाम ऑर्डर पेयर्स की लिस्ट बनाएं। बी पार्ट, लिस्ट all the order pairs of a relation are equal to x, y such that x belong to a, y belong to b। फर्स्ट एलिमेंट ए को बिलोंग करता है और ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट बी को बिलोंग करता है। एंड x स्मॉलर देन y, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से क्या है, स्मॉलर है। ये हमें रिलेशन दिया हुआ है, इसके तमाम ऑर्डर पेयर की लिस्ट बनानी है। सी पार्ट है फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन आर। हमने रिलेशन आर की डोमेन और रेंज भी फाइंड करनी है। सॉल्यूशन गिवन, सेट ए गिवन है हमारे पास, सेट बी है। फर्स्ट पार्ट ए क्रॉस बी, पहले आपने ए की वैल्यू पुट करनी है, क्रॉस बी की वैल्यू पुट करनी है, फिर हमने यहाँ बनाने हैं इनके ऑर्डर पेयर्स। ए क्रॉस बी कैसे फाइंड करते हैं,
ए क्रॉस बी फाइंड करने का मतलब है हमने ए और बी के तमाम ऑर्डर पेयर बनाने हैं। ठीक है, ऑर्डर पेयर कैसे बनाते हैं, आपने यहां से एक एलिमेंट उठाना है और इनके साथ पेयर बनाते जाना है। तो 1 का 3 के साथ पेयर बनाएं, 1 का 4 के साथ पेयर बनाएं, फिर 2 का 3 के साथ पेयर बनाएं, 3 का 4 के साथ पेयर बनाएं, और 3 का 4 के साथ पेयर, और 3 और 4 का पेयर। ये हमने पेयर बना लिए हैं, मीन्स हमने ए क्रॉस बी फाइंड कर लिया है। बी पार्ट है, हमें ये रिलेशन दिया हुआ है एक्स कॉमा वाई सच डैट एक्स बिलोंग टू ए, फर्स्ट एलिमेंट ए को बिलोंग करता है, वाई बिलोंग टू बी, सेकंड एलिमेंट बी को बिलोंग करता है, एंड एक्स स्मॉलर देन वाई, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से क्या हो, स्मॉलर हो। तो यहां देखें इन ऑर्डर पेयर्स को देखें, इसमें फर्स्ट एलिमेंट इससे क्या स्मॉलर है, ये आ जाएगा, ये भी स्मॉलर है फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से, तो ये भी आ जाएगा। 2 3 से स्मॉलर है, ये भी आ जाएगा। 2 4 से स्मॉलर है, ये आ जाएगा। 3 4 इक्वल है, ये नहीं आएगा। 3 4 से स्मॉलर है, ये भी आ जाएगा। यानी कि यहां से हमने ऑर्डर पेयर पिक कर लिए हैं, तो हमारे पास रिलेशन फाइंड हो चुका है। डोमेन क्या होती है, फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1 1 ये एक दफा आएगा, 2 2 ये भी एक दफा आएगा, 3, तो हमारे पास डोमेन आ गई 1 2 3। अब रेंज देखें 3 4, आगे 3 ऑलरेडी आ चुका है, 4 भी आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2, थर्ड पार्ट। Banikala had a population of 10,000 people in the years 2015. 2015 में बनीगाला की आबादी 10,000 थी। The population has been growing exponentially at rate of 2.5% per year. 2.5% पर ईयर के हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। यूजिंग द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फार्मूला, ये हमें ग्रोथ फार्मूला दिया हुआ है, इसका इस्तेमाल करते हुए अप्लाई लॉज ऑफ लॉगरिदम, लॉगरिदम के लॉज का इस्तेमाल करना है टू डिटरमिन द ईयर्स। हमने वो साल निकालना है व्हेन पॉपुलेशन रीच्ड अप टू 25,000, जब पॉपुलेशन 25,000 तक पहुंच जाती है। मीन्स हमें पॉपुलेशन दी हुई है 2015 की पॉपुलेशन दी हुई है 10,000 है, और हमने वो साल निकालना है जब आबादी 25,000 तक पहुंच जाती है। सोल्यूशन गिवन, ये हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ है, और यहाँ में इनिशियल ईयर दिया हुआ है 2015 जो है ये इनिशियल ईयर है, टी नॉट इसको कह दिया, और हमें इनिशियल 2015 की पॉपुलेशन दी हुई है, वो है इनिशियल पॉपुलेशन, उसको कह दिया पी नॉट। अब हमें फाइनल पॉपुलेशन दी हुई है 25,000, ग्रोथ रेट दिया हुआ है 2.5%। परसेंटेज का साइन खत्म करें, इसको 100 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.025। हमें फाइनल पॉपुलेशन दी हुई है, इसके अकॉर्डिंग हमने फाइनल ईयर निकालना है। इस फार्मूले में वैल्यू पुट करें, हमारे पास फाइनल पॉपुलेशन क्या है 25,000 है, इनिशियल पॉपुलेशन क्या है 10,000 है, ग्रोथ रेट क्या है हमारे पास 0.025 इंटू टी। अब ये चीज मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके डिवाइड हो जाएगी, टी की पावर 0.025 टी इक्वल आ जाएगा दिस बाय दिस। इसको इस पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 2.5। हम क्या लेंगे, नेचुरल लॉग। इसको आप दोनों तरीकों से हल कर सकते हैं, नेचुरल लॉग से भी हल कर सकते हैं और कॉमन लॉग से भी हल कर सकते हैं। यहां हमने नेचुरल लॉग से हल किया हुआ है, कॉमन लॉग से भी आप ये देख सकते हैं। तो दोनों तरफ हमने नेचुरल लॉग लिया, इसका नेचुरल लॉग लिया ये, इसका नेचुरल लॉग लिया ये। हमारे पास लॉग की प्रॉपर्टी है, लॉग के आगे कोई नंबर हो उसकी पावर हमेशा लॉग से मल्टीप्लाई होती है। मीन ये जो पावर है इस लॉग से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, इक्वल टू दिस। नेचुरल लॉग का बेस ई होता है, ln को लिखा जा सकता है लॉग ई बेस ई। रखिएगा आर्गुमेंट और बेस सेम हो तो लॉग की वैल्यू होती है 1। मींस नेचुरल लॉग ऑफ ई हमारे पास क्या आ गया 1, इधर 1 लगाएंगे 1 इंटू दिस तो यही आ जाएगा। इसकी वैल्यू कैलकुलेटर पे निकाल लें तो हमारे पास आएगा 0.9163। अब ये चीज मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके डिवाइड हो जाएगी, इसको इस पे डिवाइड करें, जो भी वैल्यू आएगी उसको आप होल नंबर में ले लेना है अपने। तो टी हमारे पास आ गया 37। इनिशियल हमारे पास ईयर कौन सा था, 2015 था, इसमें ये ऐड करें तो हमारे पास फाइनल ईयर आ जाएगा 2052। अगर बाकी 25,000 तक पहुंच जाए तो ईयर कौन सा होगा, ईयर ये होगा 2052। क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड पार्ट, और यानी कि ये हमारे पास थर्ड का सेकंड पार्ट है। फाइंड इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ पॉइंट 5,2।
फैमिली ऑफ लाइन की इक्वेशन फाइंड करें जो 5,2 से पास करती है एंड थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन दिस एंड दिस, हमें ये दो लाइन दी हुई हैं, इनके इंटरसेक्शन से पास करती है। सॉल्यूशन गिवन, इसको क्या दिया L1 और ये लाइन है L2, और इन लाइन के इंटरसेक्शन में से जो लाइन पास करती है उसकी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। मींस ये हमारे पास एक लाइन L1 है और ये L2 है, इस इनके इंटरसेक्शन में जो लाइन पास करती है, ठीक है, उसकी हमने इक्वेशन निकालनी है, और वो जो लाइन है वो 5,2 इस पॉइंट में से भी पास करती है। इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन का फॉर्मूला होता है L1 प्लस के L2 इक्वल टू 0 या L2 प्लस के L1 इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन्स इज L1 प्लस के L2 इक्वल टू 0। यहां आपने L और L2 की वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। बिकॉज 5,2 लाइज ऑन इट, ये जो 5,2 है इस लाइन के ऊपर लाई करता है, सो 5,2 इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। आपने क्या करना है, x की जगह 5 पुट करना है और y की जगह 2 पुट करना है। x की जगह 5 और y की जगह 2 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 प्लस 2 माइनस 10 प्लस k, और फिर आपने 2x प्लस वाई माइनस 2 की जगह 5,2 पुट करना है तो हमारे पास आएगा 10 प्लस 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखें 5 प्लस 4 9, 10 में से 9 निकालेंगे तो हमारे पास आएगा -1, और 2 से कैंसिल तो हमारे पास क्या आ गया 10k। तो ये -1 इधर आके प्लस हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, k की वैल्यू आ गई 1/10। thus इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन इज, हमारे पास इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन क्या होगी, k की आपने वैल्यू पुट कर देनी है तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन ये आ जाएगी। ये 10 नीचे है, हमने 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना है। 10 को इस सारे से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कैंसिल हो जाएगा, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये खत्म। यानी कि हमने 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये स्टेप आ चुका है। अब यहां से देखें 10x है और 2x, ये 12x, 20y और ये y 21y, और -100 -2 -102 इक्वल टू 0। इसको देखें किस पे ये डिवाइड हो रहा है, ये देखें 1 प्लस 2 3, ये 3 पे डिवाइड होता है, 2 प्लस 1 ये भी 3 पे डिवाइड है, 1 प्लस 2 ये भी 3, यानी कि इसको 3 पे डिवाइड कर दें। 12 को 3 पे डिवाइड किया तो 3 आएगा, 21 को 3 पे डिवाइड किया तो 7, और 102 को 3 पे डिवाइड करेंगे 34। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन आ चुकी है 3x प्लस 7y माइनस 34 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 2 4 पार्ट, सॉल्व द लीनियर इक्वेशन 1/3 इंटू x माइनस 2 प्लस 2 माइनस 3x बाई 2 इक्वल टू x प्लस 5 अपॉन 6। यह हमें लीनियर इक्वेशन दी हुई है, इसका हमने सोल्यूशन सेट निकालना है। अब देखें 6 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 6। देखें इन तीनों में से सबसे बड़ा नंबर क्या है 6 है, 6 को 2 भी डिवाइड करता है 3 भी डिवाइड करता है। अगर सबसे बड़े नंबर को बकाया नंबर डिवाइड करते हो तो वो एलसीएम होता है, यानी कि इसको ये दोनों डिवाइड करते हैं, मीन से तीनों का एलसीएम होगा 6। मल्टीप्लाइंग बाय 6 बोथ साइड वी गेट, हमें दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई करना है। इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करें, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करें, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई किया। अब 3 6 से कैंसिल हो जाएगा, 2 6 से कैंसिल 3, और 6 6 कैंसिल हो जाएगा। 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दें, 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दें, और ये एज इट इज। अब वेरिएबल एक्स वाई रकम एक तरफ कर लें और कांस्टेंट टर्म्स एक तरफ कर लें, तो हमने ये कर लिया है। ये -9 माइनस एक्स -10 में से 2 निकालेंगे तो -8x, 5 4 9 9 में 6 निकालेंगे 3, -8 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी कि x हमारे पास आ गया -3/8। अब हम चेक करेंगे x इक्वल टू -3/8 जो है दी गई इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं। चेक पुट x इक्वल टू -3/8 इन द गिवन क्वेश्चन। दी गई क्वेश्चन में आपने क्या करना है, -3/8 को पुट करना है। दी गई क्वेश्चन में आपने x 1/3 को साइड पे कर देना, x की जगह -3/8 पुट किया, और फिर 1/2 को साइड पर कर दिया 2 एज इट इज, और -3x या x की जगह -3/8 पुट करेंगे तो +9/8 आ जाएगा। फिर 1/6 को साइड पे कर देना है, x की जगह आपने -3/8 पुट किया, +5 एज इट इज। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें -16 -3 -19/8। 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16 प्लस 9 25/8। 8 को 5 से मल्टीप्लाई करें 40 में 3 निकालेंगे 37। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया ये, और इनको आपस में मल्टीप्लाई किया ये, और इनको आपस में मल्टीप्लाई किया ये, दिस प्लस दिस कैलकुलेटर पे हल करेंगे तो हमारे पास 37/48 आ जाएगा।
यानी कि दोनों साइड इक्वल है, मीन्स ट्रू। -3/8 ने दी गई क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर दिया है, सो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया -3/8। क्वेश्चन नंबर 2 4 यहाँ वाला पार्ट। सिंप्लीफाई 5/5 + p - 18p² -2/2 + 5p + 2p²। सोल्यूशन ये हमें गिवन है 5/this -2/this। नीचे हमारे पास पॉलिनोमियल दी हुई है, इसको हल करना है फैक्टराइजेशन बाय मिड टर्म ब्रेकिंग। इसको भी हमने फैक्टराइजेशन बाय मिड टर्म ब्रेकिंग से हल करना है। तो इसको हल करने के हमारे पास कई मेथड हैं, तो हम इसको सबसे पहले कैलकुलेटर की मदद से हल करने लगे हैं। लीडिंग कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म इसमें क्या है, 5 इधर कांस्टेंट टर्म है और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर के जो कोफिशिएंट होता है उससे लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं। सबसे पहले आपने मॉड प्रेस करना है, मॉड, फिर आपने EQN लिखा हुआ है 5 नंबर पे, इसका मतलब है क्वेश्चन, यानी कि 5 प्रेस करना है, मॉड के बाद 5 प्रेस करना है और 5 के बाद आपने 3 प्रेस करना है। ये अब यहां हमने वैल्यू पुट करनी है। सबसे पहले इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, p², इसका कोफिशिएंट क्या है -18, तो -18 लिखें, -18 इक्वल, फिर आपने p का कोफिशिएंट लिखना है, p का कोफिशिएंट क्या है 1, फिर इक्वल, फिर कांस्टेंट टर्म क्या है 5 प्रेस किया, इक्वल। अब हमने अगेन इक्वल प्रेस करना है, तो हमारे पास आ गई वैल्यू x1 की 5/9। तो अगर p² का कोफिशिएंट नेगेटिव हो तो जो ये वैल्यू आएंगी इनको आपने एज इट इज लिख लेना है। ये हमने लिख लिया 5/9। उसके बाद फिर इक्वल प्रेस करें, इक्वल टू, हमारे पास क्या आई -1/2, इसको भी आपने एज इट इज लिख लेना है -1/2। जब भी वैल्यूज फ्रैक्शन में आ जाए तो उसको आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10, 9 को -1 से मल्टीप्लाई किया -9। मिड टर्म क्या थी p, तो p के हमने 2 फैक्टर बना लिए हैं, एक बनेगा 10p, एक बनेगा -9p। तो इसको लिखें 5 एज इट इज, p की जगह लिखें 10p - 9p। 10p में से 9p निकालेंगे, p आ जाएगा, p को हमने ऐसे लिख लिया है, मीन हमने मिड टर्म को ब्रेक कर लिया है ऐसे। -18 p² एज इट इज, इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करने लगे हैं। ठीक है, दोबारा आप AC को प्रेस करें, या आप दोबारा इसको क्लियर कर लें। क्लियर कैसे करते हैं, शिफ्ट, ये 9 नंबर पे क्लियर है, CLR क्लियर, ये प्रेस करना है। फिर है लिखा 3 ऑल, आपने 3 को प्रेस करना है। उसके बाद यहां लिखा है इक्वल टू AC, पहले आपने इक्वल प्रेस करना है, फिर आपने AC को प्रेस करना है, ये AC प्रेस कर दिया, तो ये सब कुछ क्लियर हो गया। अब हम सेकंड पॉलिनोमियल को हल करने लगे हैं। सबसे पहले आपने प्रेस करना है मॉड, फिर 5, उसके बाद 3, मॉड 5 3, ये आपने याद रख लेना है। अब यहां आपने वैल्यू पुट करनी है, p² का कोफिशिएंट क्या है 2, तो 2 प्रेस किया और उसके बाद इक्वल प्रेस करना है। उसके बाद p का कोफिशिएंट क्या है 5 को प्रेस किया, उसके बाद इक्वल को प्रेस करना है। उसके बाद कांस्टेंट टर्म क्या 2 है, 2 प्रेस किया, फिर आपने इक्वल प्रेस करना है, फिर फाइनल, फिर आपने इक्वल प्रेस करना है, इक्वल। हमारे पास क्या वैल्यू आ गई -1/2। अगर लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव हो तो जो वैल्यू आएंगी उसको एज इट इज लिखना आपने। अगर लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव हो, जो वैल्यू आएंगी आपने उनके अपोजिट साइन लिखने हैं। अगर नेगेटिव वैल्यू आएगी पॉजिटिव लिखनी है, पॉजिटिव आएगी तो नेगेटिव लिखनी है। तो हमारे पास आई -1/2, तो हमने क्या लिखी +1/2। फिर आप इक्वल प्रेस करें तो आपके पास क्या है -2, तो -2 है तो आपने क्या लिखना है +2, अपोजिट साइन लिखना है। -2 है तो आप क्या लिखेंगे +2, या हमने +2 लिख दिया। तो 2 का मतलब है 2/1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, मीन्स हमने 5p को ब्रेक कर लिया है,
1 और 4 में, ठीक है। इसको 1 + 1 पहले लिख लें, 4 पहले लिख लें, या 4 पहले लिख लें, या 1 पहले लिख लें, इसका इशू नहीं है, ठीक है। इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग ये कर ली, इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग हमने ये कर ली है। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है 5। अच्छा, ये कॉमन लेते हैं ना, वो याद रखिएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। तो यहाँ से 5 कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा हमारे पास 1। तो यानी कि 5 को किससे मल्टीप्लाई करें, 10 आता है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 10, यानी इधर आएगा 2p। अब यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है माइनस, ये माइनस, जब इधर जो भी साइन होगा वो कॉमन लेना है, माइनस होगा तो माइनस कॉमन लेनी है, प्लस होगा तो प्लस कॉमन लेना है अपने, ठीक है। तो यहाँ क्या है, माइनस है, तो आपने माइनस कॉमन लेनी है, ठीक है। तो 9 और 18 में से कॉमन क्या आता है, 9 कॉमन आता है, तो इनमें दोनों में से 9 कॉमन ले लिया। और p स्केयर में जो छोटी पावर है वो कॉमन लेनी है आपने, p कॉमन ले ली, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा, 9p कॉमन, इधर बचेगा 1 और माइनस कॉमन है, इसको 9 पे डिवाइड करेंगे 2, इसको p स्केयर है तो इसको p पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास p आएगा, ठीक है। अब ये ब्रैकेट के अंदर वाली ये रकम और ये रकम सेम होनी चाहिए, अगर ये और ये अगर सेम आएगी तो मीन आपका क्वेश्चन सही हो रहा है। ये और ये मजीद फिर कॉमन है, तो इसको क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा दिस माइनस दिस, तो ये लिख लिया। तो इसको हमने सॉल्व कर लिया यहाँ तक। अब इसको सिमिलर सॉल्व करने लगे हैं। यहाँ से देखें कॉमन क्या आ रहा है, 2 और 4 में से कॉमन आता है 2, अंदर बचेगा हमारे पास 1, इसको 2 बाहर चला गया तो 4 है, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 2। या इस तरह समझ लें, जो कॉमन आता है इन दोनों को डिवाइड करके आता है, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे 1, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2p। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है हमारे पास p कॉमन, इधर क्या बचेगा 1, इधर क्या बचेगा 2p। ये और ये सेम है, अब इसको कॉमन ले लें, ये और ये कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा हमारे पास 2 + p। अब आप मजीद देखें, नीचे देखें, नीचे वाले में कौन सेम है, 1 + 2p, 1 + 2p, इन दोनों में सेम है, इसको आपने कॉमन ले लेना है। ऊपर कोई कॉमन नहीं है तो ऊपर आपने लिखना 1, यानी कि 1/1 + 2p कॉमन ले लिया, इधर बचेगा हमारे पास 5/this 2/this। तो इसको आपने बटरफ्लाई मेथड से हल करना है। इसको आपने 2 + p को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 - 9p को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये दिस इज कॉल्ड बटरफ्लाई मेथड। अब आपने क्या करना, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, 5 को p से मल्टीप्लाई किया 5p, -2 को p से मल्टीप्लाई किया -10, और -2 को -9 से मल्टीप्लाई किया +18p, और इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा दिस इंटू दिस इंटू दिस, ये हमने लिख लिया। अब ऊपर देखें 10 प्लस है और -10, ये कैंसिल, हमारे पास क्या 5p + 18p, इन दोनों को ऐड करेंगे 23p, और नीचे वाली रकम जो है ये एज इट इज। तो हमने दिए गए क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लिया है, ये हमारे पास आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2, 5th पार्ट, प्रूव दैट 1/1 + cos x + 1/1 - cos x = 2 + 2 cos square x। ये हमें एक आइडेंटिटी दी हुई है, इस आइडेंटिटी को हमने प्रूफ करना है। सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड, 1/1 + cos x + 1/1 - cos x, दोनों डिफरेंट है तो इसके ऊपर लगाएं बटरफ्लाई मेथड। इसको इधर मल्टीप्लाई किया तो 1 - cos x, इसको इधर मल्टीप्लाई किया 1 + cos x, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज कॉल्ड बटरफ्लाई मेथड। -cos x + cos x कैंसल, 1 + 1 2, a + b a - b, तो इसके ऊपर फॉर्मूला लगाएं तो क्या आएगा, a² - b², 1 का स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर x, 1 में से cos स्क्वायर निकालें तो हमारे पास आता है sin स्क्वायर, क्योंकि sin स्क्वायर और cos स्क्वायर का सम 1 के बराबर होता है। अच्छा, साइन और कोसिकन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, मींस sin x इक्वल होता है 1/, कोसिकन x, एंड कोसिकन x इक्वल होता है 1/, sin x, मीन 1/, sin x इक्वल टू होगा कोसिकन x के। अगर आपके इसके दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 1/, sin स्क्वायर इक्वल होगा कोसिकन स्क्वायर x, मींस 1/, sin स्क्वायर x को लिख लिया हमने कोसिकन स्क्वायर x। तो एज इट इज कोसिकन स्क्वायर x, तो ये इक्वल होता है 1 + cos स्क्वायर x। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 को cos स्क्वायर x से मल्टीप्लाई करेंगे 2 cos स्क्वायर x, तो हमारे पास ये आ गई राइट हैंड साइड। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ली, राइट हैंड साइड आ गई है, इट मींस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ पास साबित हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, 5th पार्ट,
का सेकंड पार्ट है फाइंड द एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागोनल रूफ ऑफ अ बिल्डिंग शोन बिलो। एक बिल्डिंग है उसका रेगुलर हेक्सागोन फॉर्म का रूफ है, हमने उसका एरिया निकालना है। सोल्यूशन गिवन, हर साइड हमें दी हुई है 6 सेंटीमीटर। किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन का एरिया निकालने का फॉर्मूला है 1/2 मल्टीप्लाई बाय पेरीमीटर मल्टीप्लाई बाय अपोथम। पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, हमारे पास ये एक 6 साइडेड फिगर है तो 6 लिखेंगे और ये 6 इसकी हर साइड 6 है यानी कि 6 मल्टीप्लाई बाय 6 आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय अपोथम, अपोथम क्या होता है, अपोथम होता है रेगुलर पॉलीगॉन के सेंटर से लेके किसी भी साइड तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस को अपोथम कहते हैं। तो अपोथम कैसे निकालेंगे, फिगर में राइट ट्राइंगल बनी हुई है तो राइट ट्राइंगल में ध्यान से देखें, ये हमारे पास अपोथम जो है ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ हाइपोटेन्यूज 5 है और इसकी जो बेस है वो 3 है क्योंकि ये टोटल साइड 6 है तो ए से लेके बी तक का जो फासला है ये 3 सेंटीमीटर है। मीन्स हमारे पास अपोथम मीन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कैसे निकलता है, परपेंडिकुलर निकलता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर रूट। 3 6 आर 18, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 निकालेंगे 16, 16 का स्क्वायर रूट लेंगे 4, 18 को 4 से मल्टीप्लाई किया 72, हमारे पास एरिया आ गया 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2, 6 पार्ट। A hiking trail rises 500 meters over a horizontal distance of 2 किलोमीटर। हाइकिंग ट्रेल 500 किलोमीटर उठी हुई है और इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 2 किलोमीटर है। व्हाट इज द स्लोप ऑफ ट्रेल, हमने इस ट्रेल की स्लोप निकालनी है। एक्सप्रेस द स्लोप इन परसेंटेज, स्लोप को परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है। सॉल्यूशन गिवन, ये राइज कितनी है 500 मीटर ये राइज है और ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसको हम कहेंगे रन, तो ये है 2 किलोमीटर। किलोमीटर को अब मीटर में चेंज करें, किलो इक्वल होता है 1000 या 1000 पुट करेंगे 1000 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2000 मीटर आ गई। स्लोप की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग स्लोप इक्वल होती है राइज बाय रन। राइज हमारे पास कितना है 500 मीटर और रन क्या है 2000 मीटर, तो इसको आपस में कैंसिल करें तो हमारे पास आ जाएगा 1/4। स्लोप हमारे पास आ गई 1/4 यानी कि उस ट्रेल की जो स्लोप है 1/4 है। अब इस स्लोप को हमने परसेंटेज में चेंज करना है तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसको आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है और परसेंटेज का साइन साथ लगा देना है तो ये परसेंटेज में स्लोप चेंज हो जाएगी। इसको आपने कैंसिल किया हमारे पास आएगा 25%, यानी कि स्लोप हमने निकाल लिया है परसेंटेज में। क्वेश्चन नंबर 2, 6 पार्ट। अ डेकागोनल डाई लेबल्ड, डेकागोनल डाई है जिसपे ये लेबल है और इसको रोल किया गया है एक दफा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑड नंबर की फर्स्ट पार्ट, इवन नंबर की सेकंड पार्ट, फैक्टर ऑफ 12 के जो फैक्टर है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सॉल्यूशन गिवन, हमारे पास आउटकम क्या है 4 4 4 4 है, 5 5 6 7 8 8, तो टोटल आउटकम हमारे पास कितने हैं NFS इक्वल टू 10। इंतजार करता है ऑड नंबर को, यहां देखिए ऑड नंबर कौन से हैं 5 5 7, ये ऑड नंबर है तो NFA क्या होगा, इसमें एलिमेंट कितने 1 2 3, ये 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा NFA बाय NFS। NFA की वैल्यू क्या हमारे पास 3 है, NFS हमारे पास क्या 10, तो 3/10, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गई है 3/10, मीन ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी आ गई है 3/10। आगे बी इवेंट है जो शो करता है इवन नंबर को, तो अपने डाई में देखें इवन नंबर कौन से हैं 4 4 4 4 4 4 टाइम है और 6 है 8 2 टाइम है, तो NFB क्या आएगा, इसमें एलिमेंट देखें कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो NFB हमारे पास आ गया 7। तो प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला है फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स कितने 7, टोटल आउटकम हमारे पास कितने 10, यानी कि 7/10, तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी आ गई हमारे पास 7/10। आगे सी इवन ये शो करता है फैक्टर ऑफ 12 को,
गिवन सैंपल स्पेस में हमने वो एलिमेंट लेने हैं जो 12 के फैक्टर्स हैं। तो 12 के फैक्टर क्या हैं? 4 4 4 4 और 6। तो इसमें एलिमेंट कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो एन एफ सी हमारे पास आएगा 5। तो प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला है फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स कितने हमारे पास? 5 हैं। टोटल आउटकम्स कितने हैं? 10। तो इसको आपस में कैंसिल करेंगे, हमारे पास आंसर आ गया 1/2। मीन्स 12 के फैक्टर की प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2। क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड पार्ट। A triangular garden XYZ shown corners X, Y, Z. Geometrically एक ट्रायंगुलर गार्डन है, ठीक है, जिसके कॉर्नर XYZ हैं जो हमें दिए हुए हैं। फाइंड द लोकस ऑफ कॉर्नर्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम XZ एंड YZ। हमें लोकस ऑफ पॉइंट्स फाइंड करना है जो XZ और YZ से बराबर फासले पे है। सॉल्यूशन गिवन, हमारे पास XYZ 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं ट्राइंगल गार्डन के। XYZ और हमने XZ और YZ के इक्वल फासले पे लोकस ऑफ पॉइंट्स की इक्वेशन निकालनी है। तो इसके और इसके इक्वल फासले पे लोकस ऑफ पॉइंट्स क्या बनेगा? ये बाइसेक्टर। बाइसेक्टर को कोई भी पॉइंट लेंगे, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस इक्वल है, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस इक्वल है। यानी कि ये जो हमारे पास है बाइसेक्टर जो है, इसका इससे लेके फासला इक्वल होता है। यानी कि एंगल बाइसेक्टर जो है इसका इन दोनों से इक्वल फासला है। तो हमने इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो इसकी इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले आपने ये एंगल फाइंड करना है, ये वाला एंगल। ये एंगल कैसे निकलेगा? तो ये एंगल निकालने के लिए पहले हम इसी की और इसकी स्लोप चाहिए होगी। इसकी और इसकी स्लोप की मदद से ये एंगल हम फाइंड कर सकते हैं। मीन्स हमें सबसे पहले इसकी और इस साइड की स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप ऑफ XZ साइड की स्लोप कैसे निकलेगी? स्लोप निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। यानी कि x ये है, z हमारे पास ये है। तो y2 माइनस y1 यानी कि 8 माइनस 4 माइनस 4। तो हमारे पास ये बनेगा 8 प्लस 4, क्योंकि माइनस इधर माइनस ऑलरेडी थी तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे। तो 12/8 यानी कि इस साइड की स्लोप आ चुकी 1.5। अब इस साइड की स्लोप निकालनी है, तो इसके लिए स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। हमारा फोकस किसके ऊपर? YZ के ऊपर, ये YZ। तो हमने कैसे करना है? y2 माइनस y1 यानी कि 8 माइनस 0 और 4 माइनस 12। तो 8 में से ये निकालेंगे 12, तो माइनस 8। तो 8 को 8 पे डिवाइड किया -1, यानी कि हमारे पास YZ की स्लोप आ चुकी है -1। ट्राइंगल का इंटीरियर एंगल कैसे निकाला जाता है? इंटीरियर एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में निकाला जाता है। तो ये एंगल कैसे निकलेगा? इसका फॉर्मूला ये होता है इसकी स्लोप माइनस इसकी स्लोप और 1 प्लस इन दोनों की स्लोप की प्रोडक्ट। अब इसमें आपने MYZ की वैल्यू -1 है, MXZ की वैल्यू 1.5। यहां हमने वैल्यू पुट कर दी, ऊपर और नीचे वैल्यू पुट कर दी और इसको सिंप्लीफाई किया, हमारे पास आ गया 5। ये tan इधर आ गया, tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 5। तो हमारे पास एंगल आ गया 78.69 डिग्री। ये हमारे पास टोटल एंगल आ गया है 78.69 डिग्री। अब हमने इस लाइन की स्लोप निकालनी है। इसकी इक्वेशन निकालने के लिए हमारे पास इसकी हमें स्लोप चाहिए, एक पॉइंट चाहिए। तो इसके ऊपर एक पॉइंट तो हमारे पास दी है, इसकी स्लोप नहीं है। अब इसकी स्लोप निकालेंगे हम इस एंगल की मदद से, यानी कि ये टोटल एंगल 78.69 डिग्री है। तो इसका हाफ लेंगे तो हमारे पास ये एंगल आएगा, ये एंगल। यानी कि M बी द स्लोप ऑफ द एंगल बाय सेक्टर देन टेंजेंट दिस एंगल डिवाइडेड बाय दिस, यानी कि ये एंगल हो जाएगा इतना एंगल, ठीक है। तो इक्वल होता है, यही फॉर्मूला दोबारा रिपीट करें, दिस ये स्लोप माइनस ये स्लोप डिवाइडेड बाय 1 प्लस इन दोनों की प्रोडक्ट। तो इसको आपने कैलकुलेटर पे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास 0.82 आ जाएगा और ये एज इट इज, और ये प्लस माइनस ये एज इट इज, और ये 1 माइनस M। अब ये चीज डिवाइड हो रही है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये एज इट इज।
अब m वाली रकमों को एक तरफ कर लें, कांस्टेंट टर्म को एक तरफ कर लें, इन दोनों को हल करेंगे तो ये आ जाएगा, इन दोनों को हल करेंगे ये आ जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड, इसको जब इस पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा -10.11। 10 क्वेश्चन ऑफ एंगल बाय सेक्टर विच पासिस थ्रू दिस पॉइंट विद स्लोप m इज इक्वल टू -10.11 इज। तो हमारे पास स्लोप और पॉइंट हो तो पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करते हैं। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है, y मनफी y1 m इंटू एक्स मनफी x1। या आपने y1 की वैल्यू लगानी है, ये y1 है और ये x1 है, ये x1 की जगह 4 पुट कर देना है और y1 की जगह आपने 8 पुट कर देना और m की जगह -10.11। -10.11 को x से मल्टीप्लाई किया ये, इसको इससे मल्टीप्लाई किया ये। आज सारी रकमों को एक तरफ ले आए तो हमारे पास लोकस ऑफ पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम xz एंड yz की इक्वेशन आ चुकी है। Question number 2, 7 part. Given the question of line y is equal to 4x minus 2 and a point 1, 2, हमें इक्वेशन दी हुई है y is equal to 4x minus 2 और एक पॉइंट दिया हुआ है 1, 2। How would you determine equation of a line that passes through this point and is perpendicular to the given line? हमने इक्वेशन निकालनी है परपेंडिकुलर लाइन की, जो दी गई लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है और 1, 2 में से पास करती है। एक्सप्रेस योर फाइनल आंसर इन फॉर्म ऑफ y इक्वल टू mx प्लस सी। आपने जो क्वेश्चन परपेंडिकुलर क्वेश्चन निकालनी है उसको y इक्वल टू mx प्लस सी की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। सोल्यूशन गिवन y इक्वल टू 4x माइनस 2, ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है और 1, 2 एक पॉइंट गिवन है। यहाँ 4 जो है इसकी स्लोप है और -2 y इंटरसेप्ट है। y इंटरसेप्ट क्या होता है, मीन्स ये जो लाइन है ये y एक्सिस को -2 डिस्टेंस पे काटती है। तो हमारे पास स्लोप ऑफ गिवन लाइन क्या होगी, x का जो कोफिशिएंट है ये इसकी स्लोप होगी। स्लोप ऑफ गिवन लाइन इज इक्वल टू 4। स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप क्या होगी, गिवन लाइन की स्लोप को आप हर लिहाज से उल्टा दें, यानी कि इसका आप एडिटिव इनवर्स लें और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लें। एडिटिव इनवर्स लेने का मतलब है इसका साइन चेंज कर दें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेने का मतलब है इसका रेसिप्रोकल ले लें। तो एडिटिव इनवर्स लिया तो साइन चेंज कर दिया, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/4। तो हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप आ चुकी है -1/4, इसको हमने m कह दिया। 10 इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन विच पासिस थ्रू दिस पॉइंट विद स्लोप दिस इज। अगर किसी लाइन की स्लोप और उसके ऊपर एक पॉइंट का पता हो तो हम पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करते हैं। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है, y मनफी y1 m इंटू एक्स मनफी x1। y1 की जगह 2 पुट कर दें और x1 की जगह 1 पुट कर दें और m की जगह आप -1/4 पुट कर दें। 4 को इधर मल्टीप्लाई किया, 4 को y से मल्टीप्लाई करें, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। अब आपने क्या करना है, -8 इधर आके प्लस हो जाएगा तो 4y आ जाएगा हमारे पास -x 1 + 8 9। तो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, मीन हमारे पास y बराबर आ गई -1/4x + 9/4। ये परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन आ चुकी है इन द फॉर्म ऑफ y इक्वल टू mx प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 2 8 पार्ट। हमें ये एडजेसेंट सिमिलर फिगर दी हुई हैं, हमने इसमें x की और वॉल्यूम v1 और v2 की रेशियो निकालनी है। सॉल्यूशन एज गिवन फिगर्स आर सिमिलर। हमें ये दिया हुआ है कि जो फिगर्स है सिमिलर हैं। अगर फिगर सिमिलर हो, सिमिलर फिगर की करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो हमेशा इक्वल होती है। मीन x के करस्पॉन्डिंग 4 है, x और 4 की रेशियो, और 4 के करस्पॉन्डिंग 2 है, x और 4 की रेशियो और 4 और 2 की रेशियो इक्वल होगी। एंड पहली फिगर का वॉल्यूम और दूसरे फिगर का जो वॉल्यूम है, ठीक है, इन दोनों के वॉल्यूम की रेशियो इक्वल होगी फिगर में जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है उनकी रेशियो के क्यूब के। अगर फिगर सिमिलर हो, ये भी होल्ड होता है और ये भी होल्ड होता है। 4 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 को 4 से कैंसिल किया, 2 4 आर 8, तो हमारे पास x आ गया 8 सेंटीमीटर। 4 और 2 को कैंसिल किया, हमारे पास 2/1, इसका क्यूब लिया 8, 1 का क्यूब लिया 1, v1/v2, दिस कैन बी रिटन एज v1/v2 और दिस कैन बी रिटन एज 8/1। वॉल्यूम की रेशियो हमने फाइंड कर ली है 8/1। क्वेश्चन नंबर 2 का 8 पार्ट।
अ फेयर डाई इज रोल्ड 75 टाइम। एक फेयर डाई है, उसको 75 टाइम रोल किया गया है। 5 अपीयर्स अप 20 टाइम। 5 20 टाइम आता है। व्हाट इज द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अपीयरिंग एनी नंबर अप एक्सेप्ट 5। हमने 5 के अलावा किसी भी नंबर की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। सॉल्यूशन गिवन, हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है, 75 है। एक डाई को कितनी दफा रोल किया गया है, 75 टाइम, इसको बोलेंगे टोटल फ्रीक्वेंसी। और 5 कितनी दफा आता है, 20 टाइम, यानी कि 5 की फ्रीक्वेंसी होगी हमारे पास से 20। फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी नंबर एक्सेप्ट 5, 5 के अलावा जो नंबर है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है, 75। टोटल फ्रीक्वेंसी में से आप 5 आने की जो फ्रीक्वेंसी वो निकाल दें तो हमारे पास 5 के अलावा जो नंबर है उनकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 55 टाइम। यानी कि अगर 75 टाइम अगर डाई को रोल किया जाए, अगर 5 20 टाइम आता है तो 5 के अलावा जो बकाया नंबर है वो 55 टाइम आएंगे। तो हमने 5 के अलावा जो नंबर्स हैं उनकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, तो 5 के अलावा की फ्रीक्वेंसी होगी 55 बाय 75, टोटल फ्रीक्वेंसी 75 है। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास रिक्वायर्ड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 11 बाय 15। क्वेश्चन नंबर 2, 9 पार्ट, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। हमें दो पॉलिनोमियल दी हुई हैं, इनका हमने एचसीएफ निकालना है। सॉल्यूशन गिवन, दिस पॉलिनोमियल एंड दिस पॉलिनोमियल। आप इनमें से देखें बड़ी पॉलिनोमियल कौन सी है, तो इसके लिए आपने फर्स्ट टर्म को फोकस करें। फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स क्यूब, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, 2x क्यूब। तो पार्ट सेम है, ये 2 की वजह से ये इसका क्वेश्चन 1 है, इसका क्वेश्चन 2 है। तो ये 2 की वजह से ये पॉलिनोमियल, ये 2 1 से ग्रेटर है, तो इस वजह से ये जो पॉलिनोमियल है इससे क्या है, ग्रेटर है। इसको हम जब डिवाइड करेंगे इसको अंदर रखेंगे और इसको बाहर रखेंगे। या हमने एचसीएफ निकालना है, हम इसको निकालने लगे हैं डिवीजन मेथड से। एचसीएफ निकालने के दो मेथड है, डिवीजन मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड। जिस मेथड से इजीली हल हो जाए तो उस मेथड को आप प्रेफर करें। तो इसकी पहली टर्म और इसकी पहली टर्म लें। इसकी पहली टर्म को इसकी पहली टर्म पे डिवाइड किया तो हमारे पास आया 2, 2 को आपने इधर लिख लेना है। तो 2 को इन सब से बारी बारी मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया। अब हमने क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। जो ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है माइनस, ये माइनस है प्लस, ये माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। इसको आप हल करेंगे, ठीक है। इसमें से ये निकाला, ये इन दोनों को प्लस किया, ये इसमें से ये निकाला 12। अब यहां से देखें हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है, और या देखें 3 कॉमन जो आ रहा है, 3 जो है इसका भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर 3 इसमें कॉमन आ रहा हो, अगर कोई नंबर यहां से कॉमन हो और इसका कॉमन फैक्टर दी गई पॉलिनोमियल का कॉमन फैक्टर ना हो तो इसको आपने इग्नोर कर देना है। अगर बाय द वे कभी इसमें से कॉमन आए और दी गई पॉलिनोमियल का कॉमन फैक्टर हो तो फिर आपने कॉमन नहीं लेना है। कॉमन आपने उस वक्त लेना है जब दी गई पॉलिनोमियल का कॉमन फैक्टर ना हुआ। तो ये 3 जो है इसने यहां से कॉमन लिया है, और 3 जो है ये गिवन पॉलिनोमियल का कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर 3 दी गई पॉलिनोमियल का कॉमन फैक्टर नहीं है मींस 3 को हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। अब हमारे पास क्या बड़ी बी ए पॉलिनोमियल। अब हमने क्या करना है, इस पॉलिनोमियल को अंदर रखना है, इस पे डिवाइड करना है। इसकी पहली टर्म ले एक्स क्यूब और इसकी पहली टर्म ले एक्स स्क्वायर। एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर पे डिवाइड किया तो हमारे पास आया एक्स, इधर लिखा एक्स। एक्स को तीनों से बारी बारी मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये आ गई टर्म्स। ये प्लस है, ये माइनस, ये कैंसर, इनको हल किया, ये इसको हल किया, ये और ये एज इट इज। अब इसकी फर्स्ट टर्म ले, ये लिखी, इसकी फर्स्ट टर्म ले एक्स स्क्वायर, इसको इस पे डिवाइड किया -2, -2 को इधर लिखे, -2 को इससे तीनों से बारी बारी मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया। तो इसके साइन चेंज करें, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, हमारे पास आ गया रिमाइंडर 0। अच्छा, याद है कि जिस डिवाइजर पे रिमाइंडर 0 आ जाए उस डिवाइजर को एचसीएफ कहते हैं। मीन हमारे पास ये एचसीएफ आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2, 9 पार्ट, इन अ 50 आवर्स क्रिकेट मैच, क्रिकेट 50 ओवर का क्रिकेट मैच हुआ है। एवरेज रन्स स्कोर्ड बाय पाकिस्तानी टीम फॉर डिफरेंट सेक्शन ऑफ द इनिंग्स इन गिवन बिलो। पाकिस्तानी टीम ने एवरेज रन किया है डिफरेंट सेक्शन में। पहला सेक्शन क्या है, 0 से लेकर 10 तक, ये पहला सेक्शन है। इसमें एवरेज स्कोर उसका क्या है, हर ओवर में
12 रन बनाए हैं, ये उनका एवरेज स्कोर है। और सेकंड सेक्शन में 11 से 35 सेकंड सेक्शन है, इसमें हर ओवर में 6 रन बनाए हैं। उसके बाद थर्ड सेक्शन है 36 से 50, इसमें 30 रन बनाए हैं हर ओवर में। फाइन एवरेज रन निकालने हैं हमने बाय द टीम इन एन इनिंग्स। टोटल मैच में 50 ओवर के मैच में एवरेज रन निकालना है, यानी कि फी ओवर कितने रन पाकिस्तान टीम ने बनाए हैं, ये हमने एवरेज निकालनी है। सोल्यूशन, टोटल ओवर कितने हैं? 50 टोटल ओवर हैं। रन फ्रॉम 1 to 10 आवर्स, यानी कि 1 से लेके 10 ओवर तक कितने रन बने हैं? 120। रन फ्रॉम 11 to 35 आवर्स, तो ओवर कितने हैं? ये 25 आवर्स हैं। 6 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150, यानी कि 150 वो रन है जो 11 से लेके 35 ओवर तक टोटल रन जो बने हैं। रन फ्रॉम 36 to 50 आवर्स, 36 से लेके 50 ओवर तक रन कितने बने हैं? हर ओवर में रन 13 बने हैं। और कितने ओवर हैं? 36 से 50 तक 15 आवर्स हैं, यानी कि 13 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 195 ये जो रन बने हैं ये 36 से 50 ओवर तक इतने रन बने हैं। तो टोटल रन हमारे पास कितने बने हैं? पहले 10 ओवर्स के रन हमारे पास 120 है, 11 से लेके 35 ओवर्स के रन इतने हैं, और 36 से लेके 50 ओवर्स तक रन इतने हैं। इन तीनों को क्या कर लेंगे? प्लस कर लेंगे। हमारे पास टोटल रन आ गए 465, यानी कि 50 ओवर में कितने रन बने हैं? 465। अब हमने एवरेज निकालेंगे। एवरेज कैसे निकलेगी? टोटल रन बाय टोटल ओवर्स। टोटल रन कितने हैं? 465, टोटल ओवर्स कितने? 50। 455 को 50 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास 9.3 रन आ जाएंगे पर ओवर, यानी कि एज ए होल पूरे मैच में हमने फी ओवर रन पाकिस्तान टीम ने कितने किए हैं? 9.3 रन पर ओवर। अगर बेटा आपको कहीं भी समझ ना लगी हो तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और प्यारा सा कमेंट कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे।